चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की जो हमारी एक गहरी चर्चा है ना, ये एक ऐसे विषय पर है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति में एक तरह से एक भूचाल सा ला दिया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा भूचाल। हाँ, तो हम जिस लेख पर आज बात करने वाले हैं वो द वायर हिंदी में प्रकाशित हुआ है। 3 मार्च 2026 की ये रिपोर्ट है और मुद्दा वाकई मतलब बहुत ही गंभीर है। बहुत गंभीर। देखिए, 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक लक्षित हमला किया जिसे हम टारगेटेड असैसिनेशन कहते हैं, और इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या कर दी गई, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। एकदम। अब जाहिर है कि इस घटना ने मध्य पूर्व में आग तो लगाई ही है, लेकिन आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु सिर्फ ये घटना नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस पूरी स्थिति पर भारत सरकार की जो एक खामोशी है। वही खामोशी जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। सही कहा। और उस खामोशी पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो तीखी आलोचना की है, आज हम उसे डिकोड करेंगे। आज हम सिर्फ बयानों के सतही अर्थ नहीं खंगालेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर एक देश की चुप्पी कैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा और शायद एक बहुत खतरनाक बयान बन जाती है। बिल्कुल। और इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी लगता है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। जी, आज का विषय राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। जिस लेख पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तीखी राजनीतिक आलोचना और अलग-अलग विचारधाराओं के दृष्टिकोण शामिल हैं। हमारा काम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, पक्ष या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। एकदम। हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर केवल स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों और तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि सुनने वाले खुद इस पूरे घटनाक्रम को, इसके पीछे की भू राजनीतिक उथल-पुथल को आसानी से समझ सकें। एकदम सही बात है। हमारा काम सिर्फ तथ्यों की परतें खोलना है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस तीखे बयान से जो इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है। उन्होंने कहा है कि चुप्पी तटस्थता नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। ये बहुत ही मजबूत बयान है ना? इस बात का जो संदर्भ है वो ये है कि जब 1 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने यह हमला किया, तो शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। पूरी तरह से अनदेखी की गई। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन जब ईरान ने इसके जवाब में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पर जवाबी कार्रवाई की, तो भारत ने तुरंत उस जवाबी हमले की निंदा कर दी। और बाद में जाकर फिर गहरी चिंता और संवाद की बात कही गई। जी, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या बातचीत की प्रक्रिया तो इन हमलों से पहले ही नहीं चल रही थी? अचानक से इस तरह की एक तरफा खामोशी का क्या मतलब निकाला जाए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और कानून के चश्मे से देखें, तो ये किसी आम हत्या या युद्ध का मामला नहीं है। अच्छा, तो ये आम हत्या से अलग कैसे है? देखिए, लेख में सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) यानी आर्टिकल 2(4) का बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अनुच्छेद असल में क्या है। बताइए। ये चार्टर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा। अब जरा इस घटना को देखिए। जी। एक कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष जो अपने देश का सर्वोच्च नेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और वो भी तब जब पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कूटनीतिक वार्ताएं और मध्यस्थता के प्रयास चल रहे थे। मतलब जब बातचीत चल रही हो तब ऐसा कदम उठाना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नेता को खत्म करना नहीं है, ये उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों पर सीधा प्रहार है जिन पर आज की दुनिया का पूरा कूटनीतिक ढांचा टिका हुआ है। थोड़ा रुकिए। अगर इसे बिल्कुल आम भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि आप शांति वार्ताओं या कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा होने का दिखावा करते हुए अचानक से किसी संप्रभु देश की सीमा में घुसकर उसके सबसे बड़े नेता को नहीं मार सकते। सही? एकदम सही। क्यों पकड़ा? यही वो नियम आधारित व्यवस्था है जिसके चरमराने की बात इस लेख में हो रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई ग्लोबल पुलिस तो है नहीं जो आकर किसी को गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, पुलिस जैसी कोई चीज तो है नहीं वहाँ। जी, ये पूरी तरह से देशों के बीच आपसी भरोसे और कुछ अलिखित संहिताओं पर काम करता है।
अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत ऐसी कार्रवाई पर बिना किसी सैद्धांतिक आपत्ति के चुप रह जाता है, तो ये इस पतन को एक तरह से सामान्य बनाने में मदद करता है। मतलब हमारी चुप्पी उस गलत काम को एक तरह की मौन स्वीकृति दे रही है। एक तरह से हाँ, खामोशी ये संदेश देती है कि ठीक है, शायद अब कूटनीति का यही नया तरीका है, और ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करता है। यहाँ कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है, क्योंकि सिर्फ खामोशी की बात नहीं है, इस पूरी घटना की टाइमिंग, जो समय है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत अहम है। लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह घटना ठीक उस समय के आसपास हुई जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में अपनी इजराइल यात्रा से लौटे थे। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने नेतन्याहू सरकार के प्रति अपना स्पष्ट समर्थन जताया था। अब जरा हालात देखिए। गाजा में जो संघर्ष चल रहा है, वहां आम नागरिकों की मौतों के कारण पूरी दुनिया में भारी गुस्सा है। एक तरफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ठीक उसी समय भारत का ये रुख सामने आता है, जो कि काफी विरोधाभासी लगता है। हाँ, लेकिन कूटनीति में तो देश हमेशा अपना फायदा देखते हैं ना। क्या इसे हम सिर्फ यथार्थवादी कूटनीति या रियल पॉलिटिक का नाम देकर नहीं छोड़ सकते? सोनिया गांधी इसे जिम्मेदारी से पीछे हटना क्यों कह रही हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। यथार्थवादी कूटनीति का मतलब जरूर अपने हितों की रक्षा करना होता है, लेकिन उसे हमेशा एक बड़ी तस्वीर के संदर्भ में तौलना पड़ता है। बड़ी तस्वीर से आपका क्या मतलब है? अगर हम इस बड़ी तस्वीर को देखें तो कूटनीतिक मंच पर एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक बदलाव नजर आ रहा है। इस संवेदनशील समय में ग्लोबल साउथ के कई देश, जो अक्सर भारत की तरफ नेतृत्व के लिए देखते हैं, और ब्रिक्स में भारत के सबसे अहम साझेदार जैसे रूस और चीन। बिल्कुल, रूस और चीन, ये देश इस पूरी घटना से बहुत स्पष्ट दूरी बनाए हुए हैं। वे इजराइल या अमेरिका के इस कदम का बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वे चुपचाप किनारे हो गए। जी, अब ऐसे में जब आपके अपने करीबी सहयोगी और साझेदार एक कदम पीछे हट रहे हों, तब भारत का बिना कोई स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिए खामोश रहना या केवल एक तरफा समर्थन दिखाना, ये भारत को उस समूह में बिल्कुल अलग थलग कर देता है। यानी आप कह रही है कि ये खामोशी भारत को दुनिया के एक बड़े हिस्से से काट रही है? पूरी तरह से। जब ग्लोबल साउथ के देश ये देखते हैं कि भारत, जो हमेशा से साम्राज्यवाद के खिलाफ और संप्रभुता के पक्ष में बोलता रहा है, वो आज एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर चुप है, तो उनका भरोसा डगमगाता है। भरोसा तो टूटेगा ही। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह का एक तरफा झुकाव लंबे समय के कूटनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। कूटनीति में केवल आज का फायदा नहीं देखा जाता, बल्कि आने वाले 10 सालों में आपकी विश्वसनीयता क्या होगी, ये भी देखा जाता है। विश्वसनीयता की बात से मुझे इस लेख का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक रुख और भारतीय संविधान का जिक्र किया गया है। जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस ने न सिर्फ इस लक्षित हत्या की कड़ी निंदा की है, बल्कि इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा भी बताया है और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति संवेदना भी जताई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो लेख में उठाई गई है, वो है हमारे संविधान के पन्ने। आर्टिकल 51 का जिक्र? हाँ, वहां अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 का जिक्र है। ये थोड़ा तकनीकी लगता है, तो क्या हम इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि ये अनुच्छेद असल में क्या कहता है और आज के संदर्भ में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरूर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। मतलब शांति बनाए रखना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। बिल्कुल। वो दो देशों के बीच के विवादों को मध्यस्थता और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करे। संप्रभु समानता का सम्मान करना और दूसरे देशों के मामलों में दखल न देना, ये महज कुछ आदर्श वाक्य नहीं है। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। नहीं, ये हमारे संविधान में रचे बसे सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों ने ऐतिहासिक रूप से भारत की विदेश नीति को एक अलग पहचान दी है। दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती रही है जो हथियारों से ज्यादा बातचीत में विश्वास रखता है। इसी ऐतिहासिक पहचान को स्पष्ट करने के लिए लेख में अप्रैल 2001 की एक घटना का बहुत खास जिक्र है। जी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तेहरान की यात्रा की थी। जी, वो एक ऐतिहासिक यात्रा थी। उस यात्रा को भारत और ईरान के बीच गहरे सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंधों को फिर से ताज़ा करने के तौर पर देखा गया था। लेकिन उस समय के कूटनीतिक माहौल
और आज के माहौल में क्या फर्क आ गया है? बहुत बड़ा फर्क आ गया है। वाजपेयी जी के समय की कूटनीति में एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन था। भारत तब भी इजराइल के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन वो ईरान के साथ अपने गहरे संबंधों की कीमत पर नहीं था। मतलब दोनों के साथ रिश्ते अच्छे थे। जी, आज क्या हो रहा है? लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि वर्तमान सरकार की नीति में वो कूटनीतिक गहराई और वो संतुलन दिखाई नहीं दे रहा है। आज भारत के इजराइल के साथ रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में संबंध बहुत मजबूत हैं। तो इसका फायदा भी तो उठा सकते थे हम। बिल्कुल उठा सकते थे। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास तिल अवीव और तेहरान दोनों के साथ सीधे बात करने की क्षमता है। भारत चाहता तो इस संकट के समय एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था, शांति और संयम की अपील कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक गुंजाइश थी, लेकिन वो गुंजाइश इस्तेमाल नहीं की गई। बिल्कुल नहीं की गई। और लेख यही चेतावनी देता है कि ऐसी गुंजाइश तभी काम आती है जब आपकी कूटनीतिक विश्वसनीयता हो। जब आप एक पक्ष की कार्रवाई पर खामोश रहते हैं और दूसरे की प्रतिक्रिया पर निंदा करते हैं, तो आप एक निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा खो देते हैं। और इसका नुकसान सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहता। एकदम सही, इसका जमीनी असर बहुत बड़ा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों, चार्टर्स और कूटनीतिक बयानों की बात करते हैं, तो आम जिंदगी में ये बहुत किताबी सा लगता है। जमीनी हकीकत पर या आम लोगों के लिए इस पूरी भू राजनीतिक उथल-पुथल का क्या प्रभाव पड़ता है? इस सवाल का जवाब इस लेख के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे डरावने हिस्से में छिपा है। लेख में एक आंकड़ा दिया गया है। खाड़ी देशों में यानी मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। 1 मिनट, 1 करोड़? जी, 1 करोड़। ये संख्या वाकई बहुत ही विशाल है। हम अक्सर प्रवासी भारतीय या डायस्पोरा की बात करते हैं, लेकिन 1 करोड़ लोगों का एक ऐसे क्षेत्र में होना जो युद्ध की कगार पर खड़ा है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या पैसे भेजने का मामला नहीं है। ये लाखों परिवारों की जिंदगियों का सवाल है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये भारत के आम नागरिक हैं। अब अतीत के पन्नों को पलटकर देखिए। जी, जब भी मध्य पूर्व में कोई बड़ा संकट आया है, चाहे वो 1990 का खाड़ी युद्ध हो जहां एयरलिफ्ट हुआ था, या फिर यमन का संकट, इराक या सीरिया का युद्ध हो, भारत ने हमेशा एक बहुत ही सफल अभियान चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन कभी सोचा है कि वो कैसे संभव हो पाया? शायद इसलिए क्योंकि भारत के संबंध सभी पक्षों के साथ अच्छे थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। सटीक। ये केवल लॉजिस्टिक्स या सेना की ताकत का कमाल नहीं था, ये भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष छवि का नतीजा था। युद्ध के मैदान में भी दोनों पक्ष भारत के विमानों या जहाजों को सुरक्षित रास्ता देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, वो गुट निरपेक्ष है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज अगर ये छवि बदल रही है, अगर आज भारत दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमले के समय खामोश रहता है या एक पक्ष की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, तो जरा सोचिए भविष्य में क्या होगा। हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। बिल्कुल। किसी बड़े संकट के समय क्या ग्लोबल साउथ के देश या वो अरब और खाड़ी देश भारत पर उसी तरह भरोसा करेंगे? अगर आपकी छवि निष्पक्ष नहीं रहेगी, तो आप अपने 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करेंगे? ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला परिदृश्य है। 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा महज कूटनीतिक बयानों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। वो देश की तटस्थता और उसकी विश्वसनीयता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। एकदम सही। और शायद इसीलिए इस पूरे मामले में इतनी जोरदार तरीके से जवाबदेही की मांग उठ रही है। लेख में बताया गया है कि सोनिया गांधी ने इस पर संसद के अंदर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में इस पर खुली और विस्तृत बहस होनी चाहिए। एक खुली बहस की मांग? जी, उनका तर्क है कि जब पूरी दुनिया की व्यवस्था टूट रही हो, तो एक लोकतंत्र में सरकार इस तरह बिना कुछ कहे काम नहीं कर सकती। और ये मांग सिर्फ विपक्ष का एक सामान्य राजनीतिक कदम नहीं है। इस लेख में एक बहुत ही गहरे दर्शन को छुआ गया है, जो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। हमने ये वाक्य हाल ही में काफी सुना है। जी, बहुत सुना है। लेकिन सोनिया गांधी का लेख यही सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ G20 सम्मेलनों में टी-शर्ट या पोस्टर्स पर छपने वाला एक ब्रांडिंग स्लोगन है, या ये भारत की असली आत्मा है? बहुत गहरा सवाल है। अगर दुनिया वाकई एक परिवार है, तो परिवार के एक सदस्य की हत्या होने पर दूसरा खामोश कैसे रह सकता है?
वसुधैव कुटुंबकम न्याय, संयम और संवाद के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता की मांग करता है। खामोशी तो इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब नियम आधारित व्यवस्था टूट रही है, जब दुनिया में अराजकता फैल रही है, तब खामोश रहना कूटनीति नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी से भागना है। लेख के जरिए ये कहा गया है कि भारत को अपनी उस पुरानी नैतिक शक्ति को फिर से खोजना होगा। लोकतांत्रिक जवाबदेही और रणनीतिक स्पष्टता दोनों की मांग यही है कि सरकार देश की संसद में खड़ी हो और बताए कि वो दुनिया में इस तरह की हिंसा को किस नजरिए से देखती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो तस्वीर काफी जटिल नजर आती है। जी, ये सिर्फ 1 मार्च की एक घटना के बारे में नहीं है जहां ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की लक्षित हत्या हुई। जी, ये उस घटना पर भारत की खामोशी और उस खामोशी से पैदा होने वाले बड़े सवालों के बारे में है। हमने देखा कि कैसे ये हत्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का सीधा उल्लंघन है। हमने ये भी समझा कि कैसे भारत की विदेश नीति में एक साफ बदलाव दिख रहा है, जहां वाजपेयी जी के दौर की गहराई की जगह एक ऐसा रुख ले रहा है जो ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स के हमारे सहयोगियों से मेल नहीं खाता। एकदम सही सारांश। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे भारी हिस्सा वो था जहां हमने उन 1 करोड़ भारतीयों की बात की जिनकी सुरक्षा खाड़ी देशों में हमारी उसी कूटनीतिक तटस्थता और निष्पक्ष छवि पर निर्भर करती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस जटिल बिसात पर खामोशी की भी अपनी एक बहुत तेज और गूंजने वाली आवाज होती है। कभी कभी देश रणनीतिक कारणों से खामोश रहते हैं, ये सोचकर कि इससे वे उलझनों से बच जाएंगे, लेकिन कई बार ये खामोशी एक नैतिक शून्यता का, एक खालीपन का संकेत देने लगती है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की ये वर्तमान खामोशी वाकई देश को लंबे समय में सुरक्षित कर रही है, या कुछ और ही हो रहा है? वही तो, या फिर यह उन पुराने स्थापित और संवैधानिक सिद्धांतों को धीरे धीरे मिटा रही है जिन्होंने दशकों से दुनिया भर में भारत को एक विश्वसनीय, स्वतंत्र और शांतिप्रिय देश की पहचान दी थी। कूटनीति में जब आप आज के फायदे के लिए अपने बुनियादी उसूल छोड़ देते हैं, तो कल जब आपको उन उसूलों की जरूरत पड़ती है तब वे आपके पास नहीं होते। बहुत ही विचारणीय बात कही आपने, और इसी विचार के साथ मैं एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी स्थिति को देखते हुए जहन में आती है। जी बिल्कुल। सोचने वाली बात है, अगर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का इस तरह से पतन होना एक सामान्य बात हो जाए, अगर ये मान लिया जाए कि कोई भी ताकतवर देश किसी भी कमजोर देश की सीमाओं के भीतर घुसेगा, उसके सर्वोच्च नेताओं को निशाना बनाएगा और ये सब दुनिया का न्यू नॉर्मल बन जाएगा, तो क्या होगा? तो कल को दुनिया की जो उभरती हुई नई ताकतें हैं, जो विकासशील देश हैं, वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी कूटनीति को किस तरह से फिर से डिजाइन करेंगे, जब उन्हें पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई चार्टर, कोई भी पुराना अंतर्राष्ट्रीय नियम उन्हें बचाने नहीं आएगा। तो क्या ये दुनिया को हथियारों की एक अंधी होड़ और एक अंतिम अराजकता की तरफ नहीं धकेल देगा? ये तो बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। बिना नियमों की दुनिया में अंततः सुरक्षित कौन बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों की दुनिया पर पड़ने वाला है। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिज्ञासा ऐसी ही बनाए रखिए, हर पहलू को समझने की कोशिश करते रहिए, और सबसे जरूरी बात, हमेशा सही और गहरे सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।